ओके, सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, वो लोड होता है ना। लोड होने का ये मतलब है रैम में आना, ठीक है। उसके इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा है रैम में आता है। अब रैम तो एक ही बस लंबी सी पटरी है, ठीक है, जिसके ऊपर सारे बस सेल्स बने हुए हैं जी, बाइट्स, ठीक है। तो वो शेयर किस तरह से करते हैं प्रोग्राम्स, तो वो इस तरह से होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो प्रोसेस वन प्रोसेस टू, आप ये देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, खाली लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड को भूल जाओ। P1 P2 कोई प्रोसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से P3 भी कोई प्रोसेस होती थी, लेकिन वो चली गई, तो अब उसकी जगह एम्प्टी स्पेस है। P4 अब आगे उसके आ गई थी। अब अगली अगर कोई प्रोसेस आएगी ना, वो बीच में फिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस निकलती जाती हैं और आती जाती हैं। तो अगर मैं जैसे टास्क मैनेजमेंट में जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस आती हैं, ये इतनी ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में लोड हुई हुई हैं, साथ मेमोरी लिखा रहा है ना, इतने मेगाबाइट्स लिए हैं, इतने मेगाबाइट्स लिए हैं हम। तो जब ये वाला रुक जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये बंद कर दूंगा, तो ये जो 2 GB इसने लिए हैं, जितने भी लिए हैं, अब हो सकता है कि वो कोई और ले ले, जो मेमोरी पहले ही ऑक्यूपाई कर रहा था, अब वो मेमोरी खाली हो गई है। तो इस तरह से मेमोरी शेयर करती हैं प्रोसेसेस, ठीक है। तो ईच प्रोसेस इन रैम कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। अच्छा, अब ये हर प्रोसेस है ना, इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं: डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट और स्टैक, ठीक है। डेटा सेगमेंट के अंदर हो गए जी आपके जो वेरिएबल आपने को इनिशियलाइज किया जी, इंट एक्स इक्वल 7, तो ये 7 कहाँ पे स्टोर होएगा, वो यहाँ पे होगा। इसी तरह से कोड सेगमेंट है, ये लिटरल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है डेटा सेगमेंट, बाय द वे। या मैंने ये स्टैक से कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, मैंने इंटीजर एक्स इक्वल्स वाली एग्जांपल दिया है, वो वेरिएबल स्टैक में ही आता है, वो बाद में बात करेंगे। खैर, कोड सेगमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अच्छा ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो वो दरमियान में इस तरह से होता है। उसके बाद स्टैक होता है। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक एक बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका लाइफ ऑफ बिहेवियर होता है। कुछ लोग फाइलो भी कहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आउट, बात वही हो रही होती है। ये आप देख सकते हो कि ये जो कैन है, आ, इसके अंदर 4 बॉल्स हैं, ठीक है। नाइस। आ, इसकी एक ओपनिंग है और नीचे से वो बंद है। तो अगर मैंने कुछ भी निकालना हो या डालना हो, वो एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर लाइफ ऑफ बिहेवियर आ जाता है। तो वेरिएबल 4, सबसे पहले वेरिएबल 1 आया तो वो सबसे नीचे है, तो वो निकलेगा भी सबसे आखिर में। पहले वेरिएबल 4 निकालूंगा, फिर 3 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा, फिर जाके 1 निकलेगा। तो ये होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट बिहेवियर। स्टैक के बारे में मज़ीद डिटेल अभी बाद में कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस यही ज़रूरी था। आगे बात आ जाती है रैम एड्रेसेस की। यही है कि हर जो बाइट होता है रैम का, उसका एक यूनिक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखने से पहले ना कुछ लोग 0x लिख देते हैं, कुछ लोग नहीं, वैसे सारे इंडिकेट करने के लिए कि जो आगे लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल है, क्योंकि वरना 0x557 लिखा हुआ है, तो अगर मैं खाली 57 लिख दूँ तो वो उसका तो मतलब डेसिमल के अंदर मैं समझूंगा ना। तो 0x क्लैरिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आप देख सकते हो कि रैम के अंदर यही है ना कि जी, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, उसके अंदर बस बाइनरी के अंदर ऑन ऑफ पड़ा हुआ है। तो ये जो है एड्रेस इसका 0 0 है, उसके बाद अगले का 0 1 होगा, इसी तरह से आगे जाई जाता। तो ये रैम एड्रेसेस हो गए, ये अब आगे जाके काम आएंगे। तो पॉइंटर जो होते हैं ना, वो बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जो इनको स्टोर करते हैं, ये जो एड्रेसेस हैं 0x001 वगैरह, ये स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये होता है, जो डेटा टाइप है, मतलब अगर कोई इंटीजर पड़ा हुआ है उस बाइट के अंदर, तो फिर आप इंट लिखोगे, इंट एस्टरिस्क। एस्टरिस्क से बस ये पता चलता है कि पॉइंटर है। आगे फिर अपने जो भी पॉइंटर का नाम आपने लिखना है वो लिखो। तो एग्जांपल वही नीचे दी हुई, इंट एस्टरिस्क एक्स। इसके अंदर कुछ एक बात है, ये एड्रेस ऑपरेटर की और डी रेफरेंस ऑपरेटर की। तो इंट एक्स इक्वल्स 1 मैंने एक वेरिएबल बनाया, मेमोरी में बन गया, ठीक है। अब इसका कोई एड्रेस तो होगा ना, तो अगर मैं %x लिखता हूँ ना, तो मुझे वो एड्रेस मिल जाता। तो यहाँ पे यही किया कि एक पॉइंटर डिक्लेयर किया y, और उसको इक्वल कर दिया उस एड्रेस के। फिर वो सी आउट करवा रहा है डी रेफरेंस y। अब डी रेफरेंस क्या होता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर ना एक एड्रेस लेता है और उसके कॉन्टेंट्स आपको वापस दे देता है, ठीक है। तो y जब आप लिखते हो तो, अच्छा एक सेकंड, मैं कहीं लिखता हूँ x+1, तो इसका ये मतलब है ना, x की जो वैल्यू है उसको 1 से ऐड कर दो, तो वो 1 से रिप्लेस हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो इसी तरह से अगर कोई पॉइंटर है, वो अपनी
वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एस्ट्रेस्क 0x जो भी कोई एड्रेस लिखा हुआ है, तो एस्ट्रेस्क अब ये काम करेगा यहाँ पे कि ये जो एड्रेस सामने इसके लिखा हुआ है, मतलब वाई के कॉन्टेंट्स जो वाई की बॉडी के अंदर है, वो जो एड्रेस है वो किधर को पॉइंट कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1। एक सेकेंड, ये x है, ठीक है, 1, इसका कोई एड्रेस होगा जी 0x7410, ठीक, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से फिर आगे एक y एक पॉइंटर है, पॉइंटर, ठीक है, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है 0x7410, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ कहीं x+1, तो यही होता है ना कि उसकी जगह वैल्यू आ जाती है, तो 1+1 बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ y, तो उसकी जगह उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 0x7410। तो अगर मैं डी रेफरेंस y लिखता हूँ तो उसका असल में मतलब है डी रेफरेंस करो इस एड्रेस को, मतलब इस एड्रेस के अंदर जो पड़ा है मुझे ला के दे दो, बेसिकली ये बात हो रही है। तो ये एड्रेस किस चीज़ का चेक करते हैं, ये तो एड्रेस x का ना, तो अब x के कंटेंट्स हमें आ जाएंगे, तो एस्ट्रिस्क y हमें देगा, फिर डी रेफरेंस y हमें देगा 1, ये हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हाँ, ये आउटपुट 1, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर्स टू एड्रेस दैट आर नॉट लीगली एक्सेसिबल, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बेसिकली आपकी मेमोरी आपके प्रोग्राम की, ये चाहिए पूरी रैम है, इसके अंदर ये हिस्सा जो है ना, ये शेडेड हिस्सा, ये आपकी मेमोरी है। अब अगर आप यहाँ पे कहीं जाके एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, या यहाँ पे कहीं कोशिश कर रहे हो और वो आपकी मेमोरी नहीं है, तो फिर आपको फिर इसकी इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए ना। इस तरह से तो कोई भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता, तो रीड और राइट का एक्सेस नहीं होता। तो ऐसे पॉइंटर्स जो अगर यहाँ पे 0x7410 की जगह इस हिस्से का एड्रेस पड़ा होता यहाँ पर, अगर ये इधर को पॉइंट कर रहा होता तो ये एक डैंगलिंग पॉइंटर होता, अगर अंदर कर रहा है तो ये नॉन डैंगलिंग है। अब डैंगलिंग पॉइंटर की एक किस्म होती है नल पॉइंटर, वो होता है हमेशा 0x000000, मतलब इसको कहते हैं पॉइंट्स टू नथिंग, ठीक है। ये नहीं कहेंगे पहले एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि असल में पहला तो वो होता है ना OS के लिए होता है रिजर्व। तो 0x0000 का मतलब होता है कि पॉइंट्स टू नथिंग। तो ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन में हमने बार बार जिक्र किया हुआ है कि अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करो तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन कहते हैं, वरना इलीगल रीड राइट होता। तो वही बात है, स्पेशल टाइप ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस 0x0 सेट टू पॉइंट टू नथिंग। आगे एग्जांपल दी हुई है एक इंटीजर पॉइंटर है, आगे आपने 0 लिख दी इक्वल, तो ये एक नल पॉइंटर बन जाता। आप 0x0 लिखो, नल PTR लिखो या 0 लिखो, एक ही काम करता। तो ये एरर्स आ जाते हैं अगर आप करो, तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन उसका ख़ास नाम है अगर नल पॉइंटर हो, वरना फिर इलीगल मेमोरी एक्सेस ही कहते हैं हमेशा इसको। इलीगल मेमोरी एक्सेस कब होता है ज़्यादातर आपके कोड में, तो यही होता है कि आप या तो कोई डैंगलिंग पॉइंटर के ऊपर कर रहे हो, या फिर आपने कोई मेमोरी एलोकेट करवाई थी, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, कुछ तो रन टाइम में आपको मिलती है ना, ठीक है, जो स्टैटिक मेमोरी होती है। उसके बाद आप हीप में कुछ कहते हो यार, एक डायनामिक रे आपने कोई बनाई हुई जो मर्जी है, ठीक है, वो यहाँ पे पड़ी है, तो अब आपने इसको फ्री कर दिया, अब ये आपसे चली गई है, ये डी एलोकेट कर दी गई, तो अब आपकी जो रिजर्व मेमोरी है वो खाली ये हिस्सा ही रह गया ना, आगे जो था अब वो आपका नहीं रहा। लेकिन अगर आपका पॉइंटर अभी भी उसी तरफ पॉइंट कर रहा और आप उधर रीड राइट करने की कोशिश करते हो, तो ये भी एरर देगा, तो ये भी डैंगलिंग पॉइंटर ही है, पहले था लेकिन अब नहीं रहा आपका, ठीक है। तो अच्छा, इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप जहाँ पे भी किसी पॉइंटर के ऊपर रीड या राइट कर रहे हो, मतलब उसकी बेसिस पे किसी भी एड्रेस पे रीड राइट कर रहे हो, तो चेक करो आपके पॉइंटर के अंदर पड़ा क्या हुआ, देखो उससे पहले क्या रन हुआ, उससे पहले क्या रन हुआ, उससे पहले क्या रन हुआ है, देखो वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, क्या वैल्यू है, कि फ्री तो नहीं हो गई, ये डैंगलिंग तो नहीं है, इनिशलाइज की थी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस स्टैटिक होती हैं और डायनामिक होती हैं। स्टैटिक के अंदर यही है कि अच्छा, जो शुरू में यहाँ पे पढ़ा था ना डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट स्टैक, तो जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं ना वो स्टैक में यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम को लोड करते हो तो पहले ही आपके लिए इतनी जगह बचा लेता है, उसको पता होता है इसने यहाँ पे आना,
तो ये स्टैटिक रेज जो होती है ना वो स्टैक के अंदर ही स्टोर होती हैं इस तरह से। लेकिन जो डायनामिक रेज है ना वो रन टाइम के अंदर ना, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये यूँ एक्स्ट्रा कहीं स्पेस ढूंढता है। ये आपकी रैम है, प्रोसेस लोड हो गई है तो फिर वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई और प्रोसेस पड़ी है, ये आपका कोड है, ये किसी और का है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे इसको कहीं फ्री मेमोरी मिल गई है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपको रे बना देता है डायनामिक रे। तो ये वाली डायनामिक रे जो है ये आपको रन टाइम के दौरान मिलेगी, और ये वाली तब होएगी रन टाइम से पहले, रन होने से पहले लोड होता है ना, तो पहले ही आपको जगह मिल जाएगी स्टैटिक के लिए। तो ये वाली जो अप्रोच होती है ना बाद में करने वाला, इसके लिए ये कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए स्लो भी होता है ये। तो स्टैटिक रेज तेज़ होती हैं ज़्यादा। उसके अलावा ये है कि स्टैटिक रेज इनफ्लेक्सिबल होती हैं, आप उनका डायनामिकली साइज़ नहीं कर सकते, मेजर डिफरेंस यही है। तो ये मेमोरी इनफिशिएंट होती हैं। हो सकता है कि आप 80 नंबर्स ऐड करना, आपने 80 की रे बना दिया, ठीक है, आप यूज़ खाली 5 कर रहे हो, तो आप अगर चलो ठीक है यार ये 5 यूज़ हो रहा है तो ठीक है आप 5 बना देते हो, बाद में कोई बंदा कहता है नहीं यार मैंने 80 डालना है, तो आप ये डायनामिकली इसको चेंज नहीं कर सकते यूज़र की रिक्वायरमेंट के साथ साथ। तो स्टैटिक रेज के अंदर ये नुकसान होता है, तो इसलिए हम डायनामिक रेज यूज़ करते हैं। अब मसला ये आता है डायनामिक रेज के साथ कि इनको अगर आपने एलोकेशन लिया है ना ओएस से, तो आपको आप उस वापस बताना भी मैन्युअली खुद ही पड़ता है कि यार ये जो है ना मेमोरी जो मैंने ली थी अब मैं यूज़ नहीं कर रहा, वापस ले लो। तो ये जो डी एलोकेशन होती है ना ये आपको खुद करनी पड़ती है, और अगर आप ना करो वो डिलीट करके तो फिर ये होता है कि मेमोरी लीक हो जाता है। अब वो मेमोरी जो है वो ना आप यूज़ कर रहे हो ना कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, लेकिन ओएस को पता है कि भाई आप यूज़ कर रहे हो। तो ये जो होता है ना आपने अवॉइड करना। मैं क्यों डिज़ाइन कर, अच्छा आगे डायनामिकली एलोकेटेड रेट्स का सिंटैक्स आपको पता ही होगा अभी तक। न्यू कीवर्ड आता है यहाँ पर, तो न्यू जो है वो बेसिकली नई एलोकेशन लेने के लिए होता है। तो ये इंटीजर और आगे साइज़ आपके रहेगा। फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस दैन साइज़, तो ये बस इटरेट किया हुआ सी आउट करवाया हुआ। वैसे तो इसके अंदर इस वक्त गार्बेज ही होगा, पता नहीं मैंने क्यों सी आउट करवाया, सी इन करवाना चाहिए था। खैर गार्बेज प्रिंट कर देगा ये, उसका डिलीट कर देगा, डी एलोकेट कर देगा कोड। तो क्योंकि जब आप नई एलोकेशन लेते हो यहाँ पे, एक सेकंड यार ये सारा बंद, हाँ ये आपने नई एलोकेशन ले ली, ठीक है, आपको मिल गई, ये करिए बहुत प्यारी है। अब इसके अंदर जो पुराना डाटा पड़ा हुआ था वही गार्बेज ही है ना आपके लिए, आपको क्या पता अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ये बस सी आउट वो करवा रहा है, तो इसलिए ये कोई ख़ास मकसद ये है कि सिंटैक्स समझ आ जाए। तो वो तो आपको पता ही होगा अभी तक। ऑफसेट नोटेशन आ गई बात, तो ये हम माय रे आई लिखते थे ना, तो उसका असल में ये मतलब होता है कि डी रेफरेंस करो पॉइंटर को, और माय अरे अगर मैं ये लिखता हूँ ना खाली, अच्छा हाँ सर पहले बेस एड्रेस वगैरह बता देता हूँ। अगर आपने कोई रे बनाई है वो न्यू से, तो वो आपको इस अरे का बेस एड्रेस दे देगा, यानी जहाँ पे पहली एलिमेंट है ना उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो अब माय अरे पॉइंट कर रहा है पहले एड्रेस की तरफ, तो ये इसको बेस एड्रेस भी कहते हैं अरे का। कहाँ पे गया, हाँ ये साइज़ तक ठीक है ठीक है। अगर मैं माय अरे लिखता हूँ, ठीक है, तो जैसे पहले बात हुई थी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, तो माय अरे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो भी गार्बेज, नहीं नहीं सॉरी, माय अरे यहाँ पे पड़ा हुआ कहीं और, आपकी स्टैक में पड़ा हुआ है, ये हीप है वो स्टैक है, माय अरे यहाँ पे कहीं आपके स्टैक में पड़ा हुआ है, और ये इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है कुछ भी, ठीक है, जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस की तरफ। तो अब अगर आप लिखते हो माय अरे तो उसकी जगह वो एड्रेस आ जाता, तो जब आप लिखते हो एस्टरिस्क माय अरे, तो वो पहली एलिमेंट जो है ना आपकी उसकी वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि माय अरे रिप्लेस हो जाता है अपनी वैल्यू से, मतलब एक एड्रेस से। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर के वो डी रेफरेंस फंक्शन, हाँ ऑपरेटर ही कहेंगे, क्या करता है वो एक एड्रेस लेता है और उस एड्रेस में जो पड़ा है वो आपको वापस दे देता है। तो आप इस एड्रेस के अंदर ये जो अंदर लिखा हुआ क्या पड़ा हुआ, तो ये है वो एड्रेस, क्योंकि इसकी तरफ पॉइंट मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ ना, तो जो जो भी इधर गार्बेज पड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बात आ जाती है, हम देखते हैं माय अरे प्लस आई, ठीक है,
तो ये प्लस ज़ीरो करोगे तो वही बनता है ना, तो प्लस वन करोगे तो वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन क्यों? इंटीजर्स तो 4 बाइट्स के होते हैं ना, तो एक एड्रेस के अंदर हम प्लस वन करें तो अगर मैं 0x71 के अंदर प्लस वन करता हूँ तो 0x72 बनना चाहिए ना। लेकिन ऐसे नहीं होता, ये इंटेलिजेंटली बिहेव करता है डेटा टाइप के लिहाज से। अगर माई अरे जो है वो एक पॉइंटर की तरफ एक इंटीजर की तरफ पॉइंट कर रही है तो वो 4 से ऐड करेगा, तो ये बन जाएगा 75। तो ये बस थोड़ा सा ये है, पता नहीं आपको रेलिवेंट है या नहीं है, आता या नहीं आता पेपर में, लेकिन बताना ज़रूरी था। 0x75 अगर कोई बेस एड्रेस है, अगली वाली जो एलिमेंट होएगी तो वो उसके अंदर +4 कर लो तो 0x79 हो जाएगा। इसी तरह से आगे हेक्स के अंदर 13 कैसे लिखते हैं मैं भूल के, वो आएगा। तो +1 आप करोगे ना तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको इस वैल्यू से ना इस वैल्यू तक पहुंचा देगा। अगर कैरेक्टर्स की है तो फिर वो +1 नॉर्मली करेगा। तो वो अगर यहाँ पे 0x75 है और उसके बाद यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कुछ कोई और कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये एक बाइट का होता है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। तो इसके अंदर आप +1 करोगे तो वो आपको इंटेलिजेंटली बिहेव करके वो दे देगा। तो माई रे प्लस आई जो है वो ये जो डी रेफरेंस ये ऑफसेट नोटेशन है वो बेसिकली वर्किंग ये हो रही होती है। आगे ऑफसेट नोटेशन हो गई, कहाँ पे गए, डिलीट। हाँ, कुछ लोग ना डिलीट को कंफ्यूज कर देते हैं, वो समझते हैं कि पॉइंटर डिलीट हो रहा है या कोई पता नहीं रे डिलीट हो रही है, उनको नहीं समझ, अजीब सी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। तो डिलीट बेसिकली जो है ना आपका, वैसे तो 2 किस्में होते हैं लेकिन आपने हमेशा वेक्टर डिलीट यूज़ करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट्स के साथ होता है। ये एक एड्रेस लेता है, ठीक है, कोई भी एड्रेस ले रहा है। अब ये इस एड्रेस के साथ क्या करेगा, जो आपने एड्रेस दिया ना, ये एक्सपेक्ट करता है कि ये आपकी एलोकेटेड हीप मेमोरी में से है, ठीक है, जो आपने कोई डायनामिक रे बना लिए वगैरह, तो वो ये उसका बेस एड्रेस लेता है, ठीक है, और आगे ये सारा जो आपको दिया था ना वो वापस ले लेता है। अब आपके पास रीड और राइट के राइट्स नहीं रहा। अभी भी आपका पॉइंटर जो था, अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंटर पास किया, पॉइंटर अभी भी 0x7 की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब वो डैंगलिंग पॉइंटर बन गया, ठीक है। तो डिलीट का काम असल में कुछ डिलीट करना कुछ भी नहीं हो रहा ना, वेरिएबल डिलीट हो रहा है, पीटीआर ख़त्म नहीं हो जाता, पीटीआर को यूज़ कर सकते हो आगे, पीटीआर को आप इक्वल टू नल कर दो कि यार इस वक्त ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल नहीं ख़त्म हुआ, पॉइंटर नहीं ख़त्म हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, बस आपसे वो रीड और राइट के जो राइट्स थे अरे से वो ले लिए गए हैं। अब समझो कि ये डिलीट ही हो गई है तो इसलिए डिलीट करते हैं इसको। आपके प्रोग्राम से बिल्कुल दूर हो गई है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं मेमोरी का। तो यहाँ पे यही हो रहा है, रीयूज़ करना था, मैंने दिखा दिया कि यार ये जो माया रे है ये अभी तक ज़िंदा है, माया रे को कुछ नहीं हो रहा, जो जिस एड्रेस की तरफ माया रे पॉइंट कर रहा था वो डी एलोकेट हुआ। तो यहाँ पे मैं एक साइज़ की रे बनाता हूँ, ठीक है, डिलीट किया, माया रे बन गई, वो माया रे की जगह उसका एड्रेस आ गया, क्योंकि पॉइंटर है तो वो अपनी वैल्यू से रिप्लेस होएगा। पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, उसके कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, एड्रेस। तो डिलीट गिवन एड्रेस, अब उस गिवन एड्रेस से वो आपको आपने जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो डी एलोकेट कर देता है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। आगे इंट a=5 एक इंटीजर बना है, ठीक है, उसकी तरफ आप पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं उसी को दिखा रहा हूँ कि पॉइंटर फ्लेक्सिबल है, जहाँ मर्जी आप कर सकते हो, डिलीट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कर कुछ भी नहीं रहा, ये बस मजाक था छोटा सा। आगे वेस्टेड स्पेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि यार मैं कोई 80 एलिमेंट्स की अरे बनाता हूँ, बाद में जाके मैं कोई 4-5 यूज़ करता हूँ, आगे सारा तो ज़ाया होगा ना। तो आप देख सकते हो कि सी स्ट्रिंग है यहाँ पे, वो ज़ाया हो रहा है आगे से डेटा। तो इसको सही करने के लिए हम डायनामिक अरेज यूज़ करते हैं। तो डायनामिक अरेज हमें इजाज़त देते हैं कि हम ऑप्टिमली साइज्ड अरेज बना सकें। मतलब पहले हमने ना एक बफर के अंदर ले ली इनपुट इस तरह से यूज़र से, अब हमें पता है कि नल तक हमने देख लीजिए जी कितनी लेंथ है, तो असल में हमें पता चल गया कि यार सिर्फ इसके अंदर ना 4 बाइट्स यूज़ हो रहे हैं, 3 डेटा के और 1 नल के लिए। तो अब हम जो अरे बनाएंगे वो उसके लिहाज से बनाएंगे, कर देंगे साइज़ +1 इसलिए क्योंकि नल भी करना, तो लेंथ जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उसके लिहाज से फिर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एक बफर बनाया 80 साइज़ का, सीन करवाया है, लेंथ फाइंड की है यहाँ तक, और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक जो मैंने बात की है, लेंथ फाइंड की है। उसके बाद एक टेम्परेरी कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है जिसके अंदर एक नई अरे बनी है लेंथ +1 की, ठीक है।
तो इस वक्त ये हो रहा है कि ये आपके पास थी 80 साइज़ की, ठीक है, इसके अंदर से कोई इतना हिस्सा यूज़ हो रहा था। अब मैं एक अरे बनाता हूँ जो इतने साइज़ की ही है, यहाँ पे नल था इसलिए वो +1 है। आप अगर लेंथ करो ना सी स्ट्रिंग की फाइंड तो आपको ये वाला हिस्सा देता। तो इसी तरह से मैंने अब ये करना है कि जो सारे कंटेंट्स हैं ना वो छाप देने हैं इधर, तो वो यहाँ पे किया हुआ है फॉर लूप के साथ, ये फॉर लूप वही कर रहा। उसके बाद ये मैंने इक्वल टू नल किया क्योंकि वो मैंने पहले नहीं किया था, नल तक ही चलाया, तो ये यहाँ पे मैन्युअली डाल दिया। उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो पॉइंटर पहले इसके बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था ना, अगर आपके ये आपकी रैम है, स्टैक है सॉरी, यहाँ पे कोई पॉइंटर था, ठीक है, जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। अब हमने बस उसका मुंह जो है ना वो इधर को कर देना। तो यहाँ पे जो STR पॉइंटर था हमने उसको इक्वल टू टेम्प कर दिया, तो अब STR जो है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये STR है ना, पहले ये इधर को पॉइंट कर रहा था, अब इसकी वैल्यू बस चेंज होगी है इस पॉइंटर की, तो वो किसी और एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा। बस सारे कॉन्टेंट्स को छाप दिए, अब ये ऑप्टिमली साइज हो गया, अब कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो इसका ये फ़ायदा। द स्टैक एंड फंक्शंस। अच्छा, अब बात समझने वाली है स्टैक की, और वो फंक्शंस आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो प्रोग्राम स्टैक के अंदर बेसिकली ये बिहेवियर होता है कि पहले मेन चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई आपने फंक्शन कॉल किया, तो अब वो मेन के ऊपर फंक्शन 1 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन 1 एग्जिट कर गया, चला गया। अभी तक आपके स्टैक के अंदर यही पड़ा हुआ, ये आपका एक सेकंड, ये स्टैक है, यहाँ पे मेन पड़ा हुआ है। अब ऊपर से यहाँ से कुछ आता है और वो वापस चला जाता है, इसी तरह से होता जा रहा है। फंक्शन 1 कॉल हुआ है, फंक्शन 1 एग्जिट कर गया, फिर मेन ने कॉल की है जी कि यार फंक्शन 2 को बुलाओ, फंक्शन 2 आ गया, एग्जिट कर गया, और इस तरह से जाता जा रहा है। और एंड पे जब मेन भी ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से फंक्शन 1 चलता जाएगा जब तक वो अपनी आखिरी लाइन तक नहीं चला जाता। फंक्शन 2 जो भी है, तो यूँ ये ऑटोमेटिकली पॉप हो जाते हैं जब भी एग्जिट कर वो आखिरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसी तरह से अगर एक फ़ंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो मतलब ये आपका मेन है यहाँ पे नीचे स्टैक के अंदर, वो कॉल करता है कि यार फंक्शन 1 को तो बुलाओ ज़रा, ठीक है, उसने कहीं फंक्शन कॉल की हुई है फंक्शन 1 के, तो वो उसके ऊपर यहाँ पे आ गया फंक्शन 1, ठीक है। अब फंक्शन 1 के अंदर अगर आपने कोई और फंक्शन कॉल किया हुआ तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन 2। तो अब ये होगा कि फंक्शन 2 जब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा ना, तो वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो जो सारे वेरिएबल्स बने थे वो स्टैक से पॉप हो गए। इसी तरह से फंक्शन 1 चलता जाएगा, अब वो भी अपनी आखिरी लाइन पे आ गया, सारे काम कर लिए, तो वो भी पॉप हो जाएगा। फिर मेन आगे चलता जाएगा, कोई और काम है हो जाए, नहीं अगर किसी और फंक्शन को कॉल बाद में कर रहा है होता जाए, तो वो बाद में एंड पे ख़त्म हो के वो भी पॉप हो जाएगा, तो आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है एक्टिवेशन रैकेट्स की। तो एक सेकंड, ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली फंक्शन 1 और फंक्शन 2 जो मैं पहले यहाँ पे बना रहा था ना इस तरह से, कि ये जी फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। अब ये जो फंक्शन 2 फंक्शन 1 है इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है, ये वो है, ठीक है, क्योंकि असल में तो ये फंक्शन 1 वगैरह ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है समझाने के लिए कि यार इस तरह से रेंज हुआ हुआ है। असल में ये हो रहा होता है कि हर जो भी फंक्शन आपने कॉल किया उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे नीचे होता है रिटर्न वैल्यू, जो वैल्यू इसने रिटर्न करवानी है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी जगह होती है। उसके बाद रिटर्न एड्रेस, कि किस एड्रेस के ऊपर उसने वापस आना है। तो मतलब अगर आपका कोड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्रिएट मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल किया, तो क्रिएट मैट्रिक्स ने कुछ रिटर्न करना है, मुझे क्या रिटर्न करना है, एक पॉइंटर डबल पॉइंटर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर नीचे यहाँ पे ना एक पॉइंटर के लिए जगह उसने छोड़ दी है, यहाँ पे पॉइंटर जो उसकी रिटर्न वैल्यू है वो आएगी रेट वैल, ठीक है। उसके बाद आएगा रिटर्न एड्रेस इस लाइन का, कि लाइन 221 पे ना आपने जाना है, और ये जो है ना ये आपने वहाँ पे दे देना, बस ये इधर ही है। उसके बाद पैरामीटर्स के जैसे कि ये वाला है कॉल्स और रोज़ ले रहा है ना, तो एक यहाँ पे बन गया वेरिएबल, एक यहाँ पे बन गया,
ठीक है, ये कॉल्स के लिए, उसके बाद रोज़ के लिए, ठीक है। ये तब है अगर पास बाय वैल्यू हुआ, पास बाय रेफरेंस के लिए एलियस होता है, वो यहाँ पे नहीं बनता, वो बस रीयूज़ होता रहता। खैर, यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए। उसके बाद लोकल्स, तो आप अगर कोई लोकल वेरिएबल यहाँ पे बनाते हो क्रिएट मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक लोकल पॉइंटर बनाया हुआ, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये यूँ यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए, और यहाँ पे आपके लोकल्स आ गए। तो ये जो है ना, इसको स्टैक फ्रेम कह लो या एक्टिवेशन रिकॉर्ड कह लो, ये एक फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो भी है। तो हमारी मैम ने हमसे बनवाए हुए हैं क्लास में, पता नहीं पेपर में आते हैं बनाने को या नहीं आता। ये अगर ना भी बनाने को आए, कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो मेन के अंदर भी ऐसे ही होता है, मेन भी एक फंक्शन ही है ना, तो मेन भी एक रिटर्न वैल्यू होती है उसकी इंटीजर, है ना, तो उसके लिए भी जगह छोड़ी होती है। फिर उसने भी कहीं रिटर्न करना होता है। असल में तो कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम कॉल कर रहा है तो ही कर रहा होगा ना, विंडोज़ उसको बुलाता है लाइन नंबर 228,000 वगैरह जो भी है उस पर, तो उसके बाद जाके जो रिटर्न करके रिटर्न करवा ही रहा होगा ना, तो ये उसका एड्रेस होता है। तो ये ज़्यादा डिटेल की बातें छोड़ दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स, लोकल्स, ये यूँ इस तरह से ना हर किसी के लिए होता है। तो ये मैंने बस एक एग्जांपल दी हुई है एक सिनेरियो की, जहाँ पे मैंने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो नीचे रिटर्न वैल्यू और एड्रेस जो भी है आपका मेन का, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने एक लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है लाइन 1 के अंदर मेन की, इंट n1 = 4। तो हमने n1 के लिए जगह बना दी, उसको 4 की वैल्यू डाल दी वहाँ पे। इसी तरह से n2 ये 6, ठीक है। तो आगे जाके एक सी आउट करता है, और उसके लिए उसने ना एक फ़ंक्शन कॉल किया हुआ है। अब फंक्शन कॉल किया तो आपको याद होगा ऊपर फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, रिटर्न वैल्यू आती है, उसके लिए जगह छोड़ दी। फिर रिटर्न एड्रेस के लिए जगह छोड़ दें। उसके बाद जो उसने पैरामीटर्स लेने हैं ए बी, है ना, उसके लिए जगह छोड़ दें। अब इनमें से सिर्फ एक नया बनेगा, बी तो सिर्फ एलियस है। बी जो है ना वो बेसिकली उस नया वेरिएबल नहीं बनता। बी जो है वो बेसिकली एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या चुस मारी हुई है, ये एक सेकंड गलती की है यहाँ पर, ये मैंने 2 कोड मिला दिए थे बाद में जाके। ये n1 n2 है, कैप्स लॉक मोमेंट, शीश, अच्छा हाँ, ये मैं भी क्यों, अच्छा हाँ। तो ये जो n1 है ना, उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी इंट a के अंदर, और जो इंट %b है, पास बाय रेफरेंस हो रहा है, तो इसलिए बेसिकली n2 का ही दूसरा नाम है। तो ये नया नहीं बनेगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे खाली a बना। इसी तरह से एक लोकल अब आ जाएगा, इसके बाद पैरामीटर्स हो गए तो लोकल्स पे आ जाओ, तो ऊपर से यहाँ पे फिर लोकल्स बनते जाएंगे, इस तरह से जाता रहता। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये जो सारा सा बड़ा सा ये हम स्टैक को देख रहे हैं इतनी देर का। तो स्टैक के अंदर ये एक एक्टिवेशन रैकेट बना है फंक्शन 1 का, ये ऊपर वाला एक्टिवेशन रैकेट बना है फंक्शन 2 का। तो आगे चलते हैं। पासिंग डायनामिक अरेज इन फंक्शंस इन प्रिंट, अच्छा ठीक है। ये बस एक फंक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है जी, प्रिंट अरे, ठीक है। ये एक डायनामिक अरे को प्रिंट कर रहा है। तो अगर आपने कोई डायनामिक अरे किसी फंक्शन में पास करानी, तो आप देख लो, उसका पॉइंटर डाल दो और उसका साइज़ डाल दो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई सी स्ट्रिंग वगैरह फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो, तो आपको वो साइज़ भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप नल से टर्मिनेट कर देते हो, तो अगले बंदे को खुद ही पता होता है कि यार मैंने ये करना है। तो ये भी कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बस मैम ने पता नहीं क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के कहा था जी, बहुत बड़ी बात है, पहले हम खाली नॉर्मल करेंगे, उसके बाद फंक्शंस में करेंगे। लेकिन आई गेस सेपरेशन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दे, पता नहीं। मेमोरी लीक्स की बात आ जाती है आगे, कि क्योंकि मेमोरी लीक्स यहाँ पे बड़े होते हैं ना, कि मैंने फंक्शन के अंदर कोई बनाया है, मैं बाहर रिटर्न करना भूल गया हूँ, या मैं पास बाय रेफरेंस करना भूल गया हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेमोरी लीक फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपने देखना कि आपने कहाँ कहाँ न्यू यूज़ किया हुआ, ठीक है। फिर आपने देखना कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक नई बन रही है, यहाँ पे एक नई बन रही है। हर किसी को ट्रेस करना शुरू हो जाओ कि अच्छा ठीक है, ये वाली अरे है, क्या ये डिलीट हुई है। तो इस तरह से आपने चलते जाना है, और आपने ना हर अपने जो ensure this memory is allocated somewhere in this program, ensure that, मेरा ख्याल है डी एलोकेटेड मैंने लिखना था, मैं क्या चुस मारी हुई। खैर ऑर्डर आ दिया मैंने। अच्छा, कॉमन स्पॉट्स की बात हुई हुई है यहाँ पे कि कहाँ पे कॉमनली आते हैं मेमोरी लीक्स। आपके अगर आप कभी भी किसी पॉइंटर को कुछ असाइन कर रहे हो, तो देख लो कि पहले तो किसी अरे का बेस एड्रेस नहीं पड़ा जो यूज़फुल हो।
आप कोई ओवरराइट तो नहीं करे इंपॉर्टेंट डेटा और लूज़ तो नहीं करे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हो जाता होता है मेमोरी लीक। उसके अलावा फंक्शन कैंड के ऊपर होता है, मेन कैंड हो गया, या फिर कोई फंक्शन आपने बनाया है कि रीसाइज अरे का फंक्शन है, ठीक है, आप उसको एक नए साइज़ के अंदर बना रहे हो, आपने सारा डिलीट कर दिया, पुराना वगैरह कर दिया, पास नहीं किया, या पास कर दिया तो वो कोई और कर दिया, इस तरह की चुस्से मच जाते होते हैं। तो मेमोरी लीक्स के अंदर बस यही है कि आपने इन दो जगहों पे देखना है, अपने फंक्शंस के एंड पे और जहाँ पे भी आप पॉइंटर को असाइन कर रहे हो, आपने बस न्यू के बाद देखना शुरू हो जाना, अच्छा ठीक है यहाँ पे एक बन रही है, यहाँ पे एक बन रही है। तो ये प्रोसीजर है मेमोरी लीक्स को के साथ डील करने का, कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान करना होता है बाद में लिखने के बाद कि यार मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद आते हैं 2D डायनामिक रेज। 2D डायनामिक रेज असल में होते हैं एक पॉइंटर्स की अरे, ठीक है। ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को भूल जाओ, एक स्टैक हमारे पास स्टैक पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल पॉइंटर बना हुआ है मैट्रिक्स के नाम से, जिसके अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉइंटर का एड्रेस ही पड़ा होगा। तो ऊपर ए बी को इग्नोर करो, वो बस मैंने ये कहा कि यार पता चले फील आए कि स्टैक है। स्टैक के अंदर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स है जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट करते हैं हम उधर को चलते हैं, तो ये इधर को कर रहा है 0x32A1, ये एक बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर अरे की, ठीक है। तो ये जो अरे है पूरी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस हैं, तो ये एक पॉइंटर अरे है। तो ये बेस एड्रेस हमें इसका मिल गया। तो अब ये जो है 0x5D13, ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एक और अरे के बेस एड्रेस की तरफ। तो 1 2 3 यहाँ पे इसके अंदर कॉन्टेंट्स पड़े हैं, ये 5D1317 वगैरह, ये एक अरे पड़ी है हमारे पास। इसी तरह से ये AF65, ये भी किसी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये भी किसी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये बेसिकली जो एड्रेसेस है ना यहाँ पे आपकी पॉइंटर अरे के अंदर, ये रोज़ हैं, और ये जो हैं ये सेल्स हैं 1 2 3। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई ख़ास और बात समझाने वाली नहीं है, कि बस ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी थी कि असल में पीछे हो क्या रहा होता है बैक एंड के अंदर। तो ये 0xAF65 ये एक एड्रेस है अगली पॉइंट अरे का। अब हम एक अच्छा देखो ना, बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है ना वो एक पॉइंट करे एक इस स्ट्रक्चर की तरफ, है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अरेज बना सकते हैं, है ना। तो हम ये कर रहे हैं कि हम उसके अंदर ये अरे के अंदर अरे स्टोर कर रहे हैं। अब अरे के अंदर अरे स्टोर हो तो नहीं सकती, तो हम एड्रेस उसकी जगह पे लिख देते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो ये यूँ इस तरह से होता है डायनामिक के अंदर, डायनामिक 2D अरे के अंदर। हम ये हमारा टारगेट क्या है, ये ग्रिड। तो हम मैक्सिमम बना क्या सकते हैं एक अरे, तो हम अरे के अंदर ही अरेज डाली जाते हैं यूँ। तो ये यहाँ पे ये हो रहा है। अब अरेज तो डाल नहीं सकते, तो उसकी जगह यहाँ पे एड्रेसेस आ जाते हैं उस अरे के। तो ये होता है 2D डायनामिक अरेज के पीछे का। और ये सारा हीप के अंदर है क्योंकि डायनामिकली एलोकेट हो रहा है, रन टाइम में होएगा एलोकेट। आगे आखिरी कॉन्सेप्ट आ जाता है जैगेड सी स्ट्रिंग अरेज का। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल है एक 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स के जो जैगेड है, ठीक है। जैगेड के अंदर यही है कि बस जो लेंथ है ना आपके एलिमेंट्स की वो अनइक्वल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नल टर्मिनेटेड, इसलिए आपको लेंथ के अंदर कोई मसला नहीं पड़ेगा सी स्ट्रिंग्स के अंदर, इसलिए सी स्ट्रिंग्स की एग्जांपल लिया। तो जैगेड यही होता है। वरना अगर आप नॉर्मल मैट्रिसेस की बात करो तो वो यही होता है ना, कि जैसे कि ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, आगे मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ना करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नल पहले ही लगा दिया, तो ये आगे वाला हिस्सा ज़ाया होगा ना, तो उस ज़ाया वाले हिस्से को हमने एलोकेट ही नहीं किया हुआ, हमने खाली उतना किया जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जैगेड सी स्ट्रिंग अरेज हो गया। नाउ गो ओवर सम कोड ऑफ द असाइनमेंट्स आल्सो 2D मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कोशिश करनी थी कि यार मैं कुछ कोड दिखाऊँ अपनी असाइनमेंट्स वगैरह में से, ताकि रियलिस्टिकली समझ आए कि होता क्या है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है करने के लिए। तो देखो ना, ऐड मैट्रिसेस का फंक्शन है, एक डबल पॉइंटर पास हुआ मैट्रिक्स ए का, एक डबल पॉइंटर पास हुआ मैट्रिक्स बी का, और अस्यूम किया है कि दोनों की डायमेंशन सेम है और उनके रोज़ और कॉलम्स ले लिए, ये पास बाय रेफरेंस किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट मैट्रिक्स मैंने फंक्शन कॉल किया जो एलोकेट कर देता है मेमोरी एक 2D मैट्रिक्स के लिए। वो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स इक्वल्स न्यू इंटीजर पॉइंटर। तो अब वो जो पॉइंटर सॉरी ओ भाई हाँ
ये जो मैट्रिक्स है आपके बहुत अच्छी है। इसके अंदर एक नई एलोकेशन का बेस एड्रेस स्टोर हो रहा है जो कि एक इंटीजर पॉइंटर्स की रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एड्रेसेस पड़े हो अभी, तो बस ये हमने बनाया, ठीक है। अभी इसके अंदर ना हमने कोई डेटा डाला, कुछ भी नहीं बना, अभी तक यही बना, एक पॉइंटर्स की रे बन गई है। अब इसके अंदर जंक पड़ा हुआ है, एड्रेसेस नहीं पड़े हुए, होना ये चाहिए यहाँ पे एड्रेसेस हों, लेकिन पड़ा कुछ भी नहीं हुआ, गार्बेज पड़ा हुआ। तो आगे हम ये करते हैं कि एक फॉर लूप चलाते हैं, ये एड पी टी आर वाली रोल है को छोड़ दो, आई इक्वल ज़ीरो लेस दैन साइज वाले काम ही कर लो। वो इस तरह से होएगा, फॉर इंट आई इक्वल ज़ीरो आई लेस दैन रोज़ आई प्लस प्लस और matrix I equals new int calls, ठीक है। तो ये बेसिकली वही काम हो रहा है। खैर अगर मैं ये दोनों करूँगा तो मेमोरी लीक हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपने एलोकेशन ली है, उस एक उसको डिलीट नहीं किया और ओवरराइट कर दिया। तो ये देखो ना, ये एक एग्जांपल है, और वैसे बहुत ही गंदी एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मकसद समझ आ गया होगा। तो क्रिएट मैट्रिक्स के अंदर बस यही हो रहा है कि पहले अच्छा ठीक है, अब ओवर एलोकेशन लिया है यहाँ पे और उसका बेस एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, इसी तरह से यहाँ पे एक एलोकेशन लिया और वो यहाँ पे डाल दिया, जितने एलिमेंट्स उनके लिए ये किया। तो ये क्रिएट मैट्रिक्स का फंक्शन ये कर रहा है और एंड पे आपको रिटर्न कर रहा है इसका बेस एड्रेस, ठीक है। ये जो है ना, ये आपको रिटर्न कर रहा है। तो एड मैट्रिक्स जो है उसके अंदर यही हो रहा है कि एक सम मैट्रिक्स है हमने बनाई, ये पूरा स्ट्रक्चर बनवा लिया क्रिएट मैट्रिक्स से, रोज़ और तो हमें पता है कि यार हमारे पास बेसिकली वर्क इन इफेक्ट हम इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये पड़ा हुआ खाली जगह है। तो आगे ये वाले रोले को भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। पी टी आर ए पी टी आर बी ये भी चुस्सा ये बस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस तरह से लिखा है, वरना तो सिंपल चीज़ है कि जो आपके पास इस तरह से दो मैट्रिसेस है ना, अच्छा मैट्रिक्स ए है ये और ये मैट्रिक्स बी है, तो जो सम होएगा उसके अंदर ये दोनों को ऐड करके इस वाले खाने में स्टोर कर दिया, इसी तरह से इन दोनों को ऐड करके इस वाले खाने में स्टोर कर दिया, कुछ भी नहीं। कुछ लोग ट्रांसपोज में गलती कर रहे थे, उसके अंदर बस ये बात है देखने वाली कि जब आप ट्रांसपोज के लिए एलोकेशन बना रहे हो ना, उसके अंदर आपने कॉलम्स और रोज़ को उलट देना। तो अगर आपको रोज़ और कॉलम्स मिल रही हैं तो आपने एक जो अगली मैट्रिक्स बनेगी, अगर इस तरह से है ना 2/3 है, तो आपने यूँ 3/2 बनानी है। तो बस ये एक डिफरेंस है, और वहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे थे। तो ये रोज़ ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज़ हैं और ये ट्रांसपोज के लिए उसके कॉलम्स उसकी रोज़ हैं, तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ट्रांसपोज हो गया, इंटरचेंज रोज़ इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और कोई चीज़ यहाँ पे दिखाने वाली अगर हो, इस वाली में नहीं है, ये तो बस फाइल हैंडलिंग वाली है मेरे काम। चलो कुछ और लगाते हैं, और कोई है चीज़ दिखाने वाली। ऊप असाइनमेंट 3 ये देख लेता। ओ भाई सॉल्यूशन खोलना था, डोंट सेव, कुछ भी किया अच्छा नहीं किया होगा। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स लोडेड एंड रेडी टू यूज़, नाइस। अच्छा तो अब ये स्ट्रिंग टोकनाइजेशन वाले, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो ये समझाने के लायक है। स्ट्रिंग टोकनाइजेशन ये होती है कि आपको दी जाए एक स्ट्रिंग, ओ भाई आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, सी स्ट्रिंग नल से टर्मिनेट हो रही है, इसलिए कोई साइज़ वगैरह नहीं लिया आपने, हमें पता है कि नल से टर्मिनेट हो जाए। और आपका काम ये है कि आपने रिटर्न हमें कराना है स्ट्रिंग से एक बेसिकली एक जैगेड अरे करानी है आपने, ठीक है, यूँ जो उसके तमाम वर्ड्स जो हैं उसके अंदर इस तरह से पढ़े हों। तो मतलब अगर यहाँ पे एक लफ्ज़ है, बीच में स्पेस है, यहाँ पे लफ्ज़ है, ये स्पेस है, यहाँ पे एक लफ्ज़ है, तो उन सब को आपने ना अलहदा कर देना और एक 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आना। तो वर्ड 1 जो है वो यहाँ पे आ गया, स्पेस को इग्नोर किया, उसकी जगह हम एक नई अरे के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको टोकनाइज कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर की रिस्पेक्ट से हमने इसको सेपरेट कर दिए और छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स बन गई हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है,
ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये डरना नहीं है, इसको ना देखो। अच्छा, ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, मैंने किया हुआ ये समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ही हूँ सीधा सीधा। आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है, सबसे पहले क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करना है, ठीक है। आगे जाई जाना है, जाई जाना है, आपको स्पेस मिल गई, रुक जाओ। तो ये जो सारा हिस्सा था आपने इसको स्टोर करवाना है एक नई, अच्छा पहले एक आप बना लो ना एक पॉइंटर इसकी, ठीक है, 5 साइज़ की मैंने बना दी हुई है। तो वो ये है टोकन्स की एक मैंने एक पॉइंटर एरे बना दिया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक सेकेंड, ओके ठीक है, सही सही सही। इसके अंदर एक एलोकेशन मैंने लिया एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग आ गई, अब मैं पहला लफ्ज़ पढ़ता हूँ यहाँ से, तो मैं वो यहाँ पे छाप दिया। इसी तरह से अगला लेटर लिया, अगला लेटर लिया, अगला लेटर लिया, छापते गए छापते गए छापते गए, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, स्पेस आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, जो जगह ज़ाया हुई है उसको छोड़ दो, एक नई एरे बनाओ, ठीक है, ऑप्टिमली साइज्ड हो, इसका मुंह इधर को कर दो, ये डिलीट कर दो, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, पहला नाम स्टोर हो गया। अब उसके बाद अगली वाली पे आ जाओ, ये वाली जो है अब ये इस वाली में स्टोर हो, ये काम हो रहा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करनी है इसके अंदर, ये जब आप इस तरह का बना हुआ प्रोग्राम देखते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आती यार ये कैसे किया होगा, हाय यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर हर चीज़ का पर्पज़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता। शुरू के अंदर क्या था, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं था, बस इधर से शुरू हुआ था कि यार इफ़ के शुरू में इटरेट करना है, ठीक है, इफ़ अगर स्पेस मिल गई तो क्या करना है, एल्स कर रही, तो उसके बाद जो बनता गया करते गए। तो ये यूँ होता है, आपके दिमाग में पहले ही नहीं इल्हाम हो जाता कि मैंने ये यहाँ पे फंक्शन बनाना है, ये करना है, वो ज़रूरत के लिहाज से होता रहता। तो कागज़ के ऊपर आपको मसला होएगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या किया जा सकता है, पेपर है, करना ही पड़ना। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आता है ना, अगर हम जनरल बात करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि चलो यार एक मैट्रिक्स है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ ना, एक लैब मैनुअल था, उसके अंदर ये था, यूँ इस तरह से था कुछ, उन्होंने कहा हुआ था कि एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है, आपने बताना है कि क्या ये एक अपर ट्रायंगल है या नहीं है, मतलब इसके अंदर डायगोनल से नीचे सारे ज़ीरो हैं, ये सारे ज़ीरो हों और ऊपर जो मर्ज़ी होता रहे, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो ये एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। इस तरह का सवाल हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैंने कहा कि यार अब मैंने इनको एक्सेस करना होगा चेक करने के लिए कि ज़ीरो है या नहीं। तो मैं शुरू हो गया यहाँ से, चलो ठीक है यार ये मुझे पता है आई इक्वल ज़ीरो होगा, यहाँ पे आई इक्वल्स 1 होगा, यहाँ पे आई इक्वल्स 2 होगा। तो मैं यहाँ पे ना ये भरता गया, यहाँ पे I1 और J0, इसी तरह से मैं लिखता गया, लेबल करता गया, ठीक है, चीज़ों को। तो मुझे एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया, कहाँ पे गया, हाँ J0, चल माउस जिंदाबाद, I2 फक, ठीक है, J1, इसी तरह से I3 यहाँ पे आ रहा है, J2, इसी तरह से I2 हो गया, J1 हो गया, और ये 2 ये सॉरी नहीं, I3 है यहाँ पर, और यहाँ पे J0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ चेक करने हो तो मुझे एक नज़र ही आ रहा है कि एक लूप लगेगा, एक सेकंड लाल कलर लेता हूँ, एक लूप लगेगा इसके लिए, एक लूप लगेगा इसके लिए। तो ये नेस्टेड लूप वाला काम हो गया ना, कि एक बड़ा सा लूप होएगा जो यूं इटरेट करेगा और उसके अंदर छोटे लूप ये काम करेंगे, है ना।
तो मैंने स्टार्टिंग में देखा कि यार अच्छा देखो इसके जो शुरू में ना आई, ये वन जो है, तो ये मुझे ऑफसेट नज़र आना शुरू हो गया कि यार ये आई जो है ना ये जे से एक, इन वालों को आप खाली देखो अगर ये एक एक ज़्यादा है, तो मैंने अपने जो लूप शुरू करने हैं ना उसकी स्टार्टिंग मुझे कंडीशन पता चल गई है कि फॉर इंट आई इक्वल्स आई इक्वल्स जे माइनस, नहीं सॉरी जे प्लस वन है, हाँ जे प्लस वन। तो जो जिस रो पे मैं स्टार्ट होना है ना चेक करना, अगर मेरे मुझे दे दिए कोई भी यहाँ पे जे है ना, मैंने चेक करना है कि यार डायगोनल से नीचे जो है वो ज़ीरोज़ हैं या नहीं है यहाँ पे। तो ये मुझे एक रिलेशन नज़र आ रहा है, मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिससे ना मैं जे से फाइंड कर सकता हूँ आई को, कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू तो मुझे पता है ना कि जितनी रोज़ हैं उतनी उधर तक चलते जाना। तो इस तरह से ना मैंने वो ये सवाल किया था। मुझे याद है मैं लैब में बैठ के एम एस पेट खोल के ये काम कर रहा था और मैं मेरे पीछे खड़ी होकर मजाक में हंस रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा होता है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम मिले ना उसको कोशिश करो आप स्केच करो, आप लेबल करो ताकि आपको पैटर्न्स नज़र आ सकें। तो ये मेरी एडवाइस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ऊप के लिए। ये आपके सामने ही है। या तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी जो किसी को भी समझ नहीं आने, या फिर बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हो जानी हैं जो बताने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कंकैटनेट का फंक्शन है, अगर मैं सर सा बता दूँ, ये यही हो रहा है ना कि आपके पास एक स्ट्रिंग ये पड़ी है, एक स्ट्रिंग ये पड़ी है, तो आप दोनों की लेंथ प्लस करते हो और प्लस वन, दोनों की लेंथ दोनों की लेंथ की बनाई एक, और साथ प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि आपने नल से टर्मिनेट भी करना। तो ये वाला सारा इधर छाप दिया, उसके बाद ये वाला सारा यहाँ पे छाप दिया। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। क्या बताना है इसमें? एक कोड है, क्या है इसमें? तो ये जो पुरानी वाली थी इसको डिलीट कर दिया, और अब इसका जो मुंह था, जो पॉइंटर यहाँ पे एक अगर पॉइंटर आई है वो यहाँ पे था, उसकी जगह यहाँ पे मैंने करा दिया। ये कराने के लिए पास बाय रेफरेंस कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ईजी है। तो मेरा ख्याल है ये वाली वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, और MVC की वीडियो के अंदर ये अपडेट है कि मैंने स्लाइड्स वगैरह बना ली हैं तकरीबन। एप्सिलॉन डेल्टा वाले थोड़े काम में मैं फंसा हूँ, ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं किस तरह से पहले ख़ुद समझूँ दूसरों को समझाऊँ। बकाया सारा काम कंप्लीट है।